नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपाय करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। देश भर में अब तक 22 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन के साथ व्यापार समाप्त कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को अलग कर सकता है। समाचार प्रभात के इस अंक में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है। भारत में अनेक खिलौना उद्योग समूह हैं और हजारों कारीगर इस कार्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि खिलौना न केवल सांस्कृतिक संपर्क सुदृढ़ करते हैं, बल्कि ये बच्चों में मानसिक कौशल का विकास भी करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि नवाचारी और रचनात्मक उपायों से इन उद्योग समूहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग और विश्व मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों के मन को आकार देने में खिलौनों के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़े खिलौनों का आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में शिक्षा के उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को खिलौनों के ऐसे नवाचारी डिजाइन के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चों में राष्ट्रीय उपलब्धियों और गौरव की भावना जागृत कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के उत्कृष्ट माध्यम बन सकते हैं। श्री मोदी ने पर्यटन उद्योग से भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील की, विशेषकर उन क्षेत्रों में पर्यटन को जो हाथ से निर्मित खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले ऑनलाइन गेम सहित खिलौना प्रौद्योगिकी और डिजाइन में नवाचार के उद्देश्य से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए हैकाथॉन के आयोजन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं से प्रेरित खेलों का विकास कर डिजिटल गेम क्षेत्र में अपार संभावनाओं का दोहन किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थिति से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत और चीन के बीच पिछले 2.5 महीने के दौरान सैन्य और राजनयिक स्तर पर वार्ता के कई दौर हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह कहा था कि दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और नियमों के अंतर्गत लंबित मुद्दों को तेजी से सुलझाने पर सहमत हुए हैं। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया शामिल हुए। भारत ने चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने का कड़ा विरोध किया है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
भारत अपेक्षा करता है कि कोई अन्य पक्ष उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने कहा कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से से होकर गुजरने वाली इस परियोजना से जुड़ी चिंताओं को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को प्रभावित करने वाली अन्य देशों की नीतियों का कड़ा विरोध करता है और चाहता है कि संबंधित देश इस तरह की कार्रवाई से परहेज करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 27,949 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के निर्माण के संबंध में जम्मू में समीक्षा बैठक की। इस रेल लाइन पर 161 किलोमीटर की लंबाई तक का कार्य पूरा हो चुका है। श्री सिन्हा ने रेल अधिकारियों को कटरा से बनिहाल तक के बचे कार्य को 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने को कहा तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्थाओं को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। इस रेल मार्ग पर चेनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई वाला विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी बनाया जा रहा है। इस रेल लिंक पर रियासी में अंजी नाला पर भारत के पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से एक वैक्सीन पूर्व नैदानिक मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया के अंदर करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेज में पहुंच गए हैं और भारत के अंदर जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गए हैं उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है। उसमें से भी 3 जो है वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक पहुंच गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और हमें सफलता मिलेगी। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अन्य 2 वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के शिविर में 10 बिस्तरों वाले एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया।
भारत ने कल एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,23,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। 21 अगस्त तक 3,44,91,073 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 74.69% हो गई है। अब तक कुल 22,22,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। देश में अब 6,97,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 945 लोगों की मृत्यु के साथ कोरोना से मृतकों की संख्या 55,794 हो गई है। तमिलनाडु में आज पूर्णबंदी लागू रहेगी। राज्य में भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी रविवार को कड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। राज्य में कल 5,980 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे कुल संक्रमितों की संख्या 3,73,000 से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चेन्नई में कल 1,294 लोग संक्रमित पाए गए। तमिलनाडु में कोविड-19 के शुरुआती दौर से ही चेन्नई में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसकी वजह अधिक जनसंख्या और ज्यादा लोगों का आवागमन है। लेकिन 20 जुलाई के बाद से चेन्नई के बाहर भी कोरोना संक्रमण का ज्यादा असर देखने को मिला। चेंगलपट्टू जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 को पार कर गई है। राजधानी से सटे अन्य 2 जिलों कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब कोयम्बटूर, मदुरै, थूथुकुडी, थेनी और विरुधुनगर में भी संक्रमण बढ़ने लगा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमित लोगों में से इस समय सक्रिय मामले सिर्फ 14.4% हैं। राज्य में 84% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से किरण शर्मा। मध्य प्रदेश में कल 1,226 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 51,866 हो गई है। कल कोरोना संक्रमण से 21 रोगियों की मौत हो गई। राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,206 हो गई है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 39,399 हो गई है। कल भी अस्पतालों से 872 कोरोना वायरस रोगियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। मध्य प्रदेश में अब 11,261 सक्रिय मामले हैं। इस बीच कैदियों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब बंदियों को कोरोना परीक्षण के बाद ही जेलों में दाखिल किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव तथा जेल में आने वाले बंदियों की संख्या को देखते हुए प्रदेश में 14 अस्थायी जेल भी प्रारंभ की गई हैं। सभी बंदियों को अब RT-PCR या एंटीजन टेस्ट के बाद ही जेल में भेजा जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 1,212 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर 80% हो गई है। गुजरात में अब तक 16,95,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 75,258 परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। कल सामने आए संक्रमण के 1,212 नए मामलों में से सबसे अधिक 166 मामले सूरत में दर्ज हुए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 85,678 हो गई है। दूसरी ओर कल 980 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 68,257 हो गई है। कल 14 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,883 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कल 14,992 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। ये एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे अधिक संख्या है। राज्य में अब तक कुल 6,71,942 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कल 297 रोगियों की मौत हुई। राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 22,000 के नजदीक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 1,69,516 सक्रिय मामले हैं। अब तक 4,80,000 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुंबई में कल 1,134 नए मामले और 32 मौतें दर्ज हुई। मुंबई में अब तक
7,300 से अधिक लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव द्वारा लिखे पत्र जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उस दिशा निर्देशों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ चर्चा के बाद इस बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में शुक्रवार को 61,379 कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 12,33,805 कोविड नमूनों की जांच की गई है। ओडिशा में प्रतिदिन जांच की क्षमता में वृद्धि हो रही है। इससे कोविड-19 संक्रमण की दर भी लगातार घट रही है। राज्य में ये दर लगभग 6% है। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 80% तक पहुंच गई है। राज्य में कल 2,238 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 3,531 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही 95,372 रोगी ठीक हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। बिहार में रिकवरी रेट बढ़ने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। 23,935 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना के कारण अब तक 601 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पटना के बिहटा में पीएम केयर फंड से बनाए गए 500 बेड का कोविड अस्पताल आज से काम करने लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन इलाकों में जांच तेज करने का निर्देश दिया है जहां सक्रिय मरीजों की संख्या अधिक है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि कोरोना जांच की गति को तेज करने के लिए बक्सर, मुंगेर, पूर्णिया और नालंदा समेत 8 जिलों में RT-PCR लैब की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही सब्जी और फल की दुकानें खोलने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मेदांता अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि लोगों को रचनात्मक गतिविधियों में रुचि लेनी चाहिए। हम अपने आप को पॉजिटिव एडिक्शंस में एंगेज करें, जैसे राइटिंग, रीडिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, ये सब पॉजिटिव एडिक्शंस हैं। ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में हमारा बहुत मदद करते हैं। हम सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करें, बात करें लोगों से, सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करें, खासतौर से न्यूज रिलेटेड टू कोविड-19। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपाय करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। देश भर में अब तक 22 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन के साथ व्यापार समाप्त कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को अलग कर सकता है। आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है। नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API सेवा से संगठन अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे। आरोग्य सेतु की ओपन API सेवा से कोविड-19 संक्रमण के जोखिम से बचा जा सकेगा और व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन और व्यावसायिक संस्थाएं इस नई सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये संगठन नई तकनीक का प्रयोग कर हर समय अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जांच कर सकते हैं। आरोग्य सेतु इस वर्ष 2 अप्रैल से शुरू होने के बाद से ही कोविड-19 पर कड़ी से निगरानी रख रहा है।
आरोग्य सेतु ऐप के अब तक 15 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन और एयर बबल समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गैर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानों के लिए मानक संचालन नियम जारी किए हैं। इसके अनुसार वंदे भारत उड़ान से भारत आने के इच्छुक लोगों को उस देश में भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा जहां वो फंसे हैं या रह रहे हैं। पंजीकरण में विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक विवरण देना होगा। एयर बबल समझौते के अंतर्गत संचालित उड़ानों के लिए ऐसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गैर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानों से और जहाजरानी मंत्रालय से अनुमति प्राप्त जहाजों से भारत आ सकेंगे। अधिक जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। विमान कंपनी से निर्धारित शुल्क यात्रियों को वहन करना होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी, साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी आसानी होगी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक एजेंसियों और संगठनों के साथ साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जैसी व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मुख्यमंत्री इस सुधार के पक्ष में हैं और लागू करने के लिए उत्सुक हैं। लद्दाख के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। लेह के खारू प्रखंड के तकनाक शक्ति मिडिल स्कूल के प्रधान अध्यापक सोनम गलिस्तान को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक स्वतंत्र निर्णायक समिति ने नवाचार और निष्ठा से शिक्षण के लिए शिक्षकों का चयन किया है। सोनम गलिस्तान ने हमारे लेह संवाददाता से बातचीत की। बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस आजकल पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे सत्ती लेह से पास में तो वहाँ पे नेटवर्क काफी अच्छा रहता है। तो व्हाट्सएप के थ्रू टीचर हर क्लासेस आजकल ले रहे हैं। मैंने अपने पॉकेट मनी से एक बस लिया था स्कूल के लिए, तो बस लेके उसको मैंने चलाया। तो गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को बोल के डिपार्टमेंट ने 1-2 महीने के लिए मेरे को पहले शुरू में ड्राइवर भी दे दिया। अगर बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब फैसिलिटीज हम दिया जाएगा, मेरे को लगता है कि इनरोलमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। सोनम गलिस्तान ने अपने शिष्यों को भारत दर्शन कराने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की नागरिक कार्य योजना का उपयोग किया। तकनाक शक्ति में छात्रों की संख्या 3 वर्ष में 4 से बढ़कर 103 हो गई है। इससे लद्दाख में सरकारी स्कूलों की स्थिति में परिवर्तन का पता चलता है। तथ्य जांच श्रृंखला में हम सोशल मीडिया में आ रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और वास्तविकता की जांच कर सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया की एक खबर में दावा किया जा रहा है कि रेलवे ने वित्तीय संकट के कारण वर्ष 2020-21 के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन और पेंशन रोकने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे निराधार और मनगढ़ंत बताया है। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में भी बादल छाए रहने और वर्षा होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दक्षिण में चेन्नई में भी बादल छाए रह सकते हैं और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 28 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चलें पूरब तो कोलकाता में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं
देश के उत्तरी भाग में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में तापमान 19 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या रात तक बादल घिर सकते हैं। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं पोर्ट ब्लेयर में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार रोक सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को उससे अलग कर सकता है। श्री ट्रंप ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यदि चीन अमेरिका के साथ सही व्यवहार नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। जून माह में अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्यूनिचिन ने कहा कि यदि अमेरिकी कंपनियों को चीन की अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष और समान आधार पर प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं मिलती है तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित अखबारों ने दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों की साजिश को नाकाम करने की खबर सुर्खियों में दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है दहलने से बची दिल्ली, 15 आतंकवादी गिरफ्तार। दैनिक जागरण ने मुठभेड़ के बाद हुई धरपकड़ के साथ लिखा है कई राज्यों को अलर्ट जारी। हिंदुस्तान, हरिभूमि और अमर उजाला ने आतंकवादियों के गुट और साजिश पर विस्तार से चर्चा की है। जनसत्ता ने पंजाब में तरनतारन में सीमा पर घुसपैठ कर रहे 5 पाकिस्तानियों को ढेर करने की खबर सुर्खियों में दी है। लगभग सभी अखबारों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के प्रतिबंधित गुटों से संबंधित दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर के बैंक खातों और परिसंपत्तियां सील करने की खबर को विशेष महत्व दिया है। हिंदुस्तान लिखता है पहली बार पाकिस्तान ने दाऊद की मौजूदगी स्वीकार की। अखबार ने कबूलनामा शीर्षक देते हुए लिखा है पाकिस्तान में ही मौजूद है दाऊद। देश में कोरोना की स्थिति पर भी सभी अखबारों की नजर है। जनसत्ता ने लिखा है 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा जांच। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है रिकॉर्ड संख्या में नए मरीज ठीक होने की दर बढ़ी। केंद्र सरकार के इस स्पष्टीकरण को भी लगभग सभी अखबारों ने अहमियत दी है कि राज्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध न लगाए। केंद्रीय गृह सचिव के अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत लोगों और सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध न लगाने संबंधी राज्यों को लिखे गए पत्र की चर्चा अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक ट्रिब्यून ने पहले पन्ने पर ब्रिटेन में हुई ऑनलाइन नीलामी का जिक्र करते हुए लिखा है करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए में बिका महात्मा गांधी का चश्मा। अखबार ने लिखा है ये चश्मा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान शुरुआती दिनों में महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था और फिर इसे बापू ने किसी को तोहफे में दे दिया था। नीलामीकर्ता ने चश्मे की इतनी ऊंची कीमत पर हैरानी जताई। हरिभूमि ने आयातित घटिया सामान पर सख्ती को सरकार के इरादे से लिखा है विदेश में आए खिलौनों की पहले क्वालिटी जांच फिर एंट्री। अखबारों के रविवारीय परिशिष्ट में 10 दिन के गणेश उत्सव पर भी आलेख दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपाय करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। देश भर में अब तक 22 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन के साथ व्यापार समाप्त कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को अलग कर सकता है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।